हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू समर आईएएस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। सिंसियरली एग्जामिनेशन की प्रिपरेशंस में आप सब लगे हैं एंड खूब मेहनत कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग 23 ऑफ सितंबर 2024 का द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2025 एज वेल एज अपकमिंग जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है, चाहे रेलवे के एग्जाम्स हो, चाहे अपकमिंग स्टेट पीएससी के एग्जाम हो, बैंकिंग के एग्जाम हो या कोई भी दूसरे एग्जामिनेशंस, उन सब के लिए हम लोग 23 सितंबर 2024 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, सिर्फ करंट अफेयर्स डिस्कस नहीं करेंगे, साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस किस तरह फ्रेम किए जा सकते हैं, एमसीक्यू कैसे बनाए जा सकते हैं, एंड कहीं अगर इस डाटा का इस्तेमाल आपने मेंस आंसर राइटिंग में करना है तो कैसे करना है ताकि एक इफेक्टिव आंसर आप लिख सकें एंड ज्यादा से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकें। तो काफी कुछ है जानने के लिए, काफी सारी चीजें हैं आज के सेशन में सीखने के लिए। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू वी बिगिन। शुरू करते हैं 23 सितंबर 2024 का द हिंदू और इसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो पहले समाचार में हमको बात करनी है क्वाड ग्रुप के बारे में। जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए बता देता हूं, क्वाड ग्रुप या फिर क्वाड्रिलेटरल ग्रुप भी इसको कहा जाता है, चार देशों की एक ग्रुपिंग है जिसमें शामिल है सबसे पहले इंडिया, फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर जापान एंड देन ऑस्ट्रेलिया। तो इन चार देशों ने मिलकर एक अपनी ग्रुपिंग बना रखी है जिसको क्वाड्रिलेटरल ग्रुप या शॉर्ट में क्वाड ग्रुप बोलते हैं। अब ये जो ग्रुप है इसके वैसे तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट अगर आप मोटे मोटे तौर पर देखें तो पूरा जो इंडो पैसिफिक रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन का मतलब पैसिफिक ओशियन पूरा एंड पूरा इंडियन ओशियन का जो इलाका है, इस पूरे इलाके में आप फ्रीली मूव कर सकें, यहाँ पर किसी भी देश के जहाजों को कोई रोके ना, कोई किसी पे किसी तरीके की दादागिरी ना कर पाए, इस बात को इंश्योर करने के लिए, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक को इंश्योर करने के लिए ये ग्रुप काम करता है। दूसरे शब्दों में अगर बहुत खुलकर बात की जाए तो ये ग्रुप ये कहता है कि चाइना को किसी भी तरीके से हमको इंडो पैसिफिक में कंटेन करना है। समझते हैं थोड़ा सा। ये अपना जो पूरा रीजन है ये इंडियन ओशियन का पूरा इलाका हो गया, और इस तरफ अगर हम आए तो ये पूरा का पूरा पैसिफिक ओशियन का इलाका हो गया। अब यहाँ से काफी बड़ी मात्रा में ट्रेड होता है, और जैसे जैसे चाइना का राइज हो रहा है या फिर चाइना एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज कर रहा है, अमेरिका के एक एडवर्सरी के रूप में इमर्ज कर रहा है, तो अमेरिका के कान खड़े हो गए। एंड जिनको नहीं पता है उनके लिए एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की नेवी है, चाइना की नेवी सबसे बड़ी नेवी है। तो इस अकेली नेवी से अमेरिका इस पूरे रीजन में भिड़ना नहीं चाहता। इसको आप ऐसे समझें, ये मैप थोड़ा सा मैंने बड़ा करके दिखाया आपके लिए, ये देखिए, ये पूरा इंडो पैसिफिक का इलाका है, यहां से लेके यहां तक ये पूरा इंडो पैसिफिक का इलाका है। अब क्योंकि ये पूरा इलाका चाइना के बैकयार्ड में है और आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी नेवी चाइनीज नेवी है, तो इस इलाके में अब अगर ये चाहे तो चाइना वाले चाहे तो अमेरिका को खुली चुनौती दे सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर भारत के अलावा कोई दूसरा ऐसा बड़ा देश नहीं है जो चाइना की नेवी को खुलकर चुनौती दे सके, तो चाहे वो जापान हो, चाहे वो फिलीपींस हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाइना सबके ऊपर दादागिरी कर सकता है या कर रहा है। तो इस दादागिरी को रोकने के लिए, क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है जैसे जैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी और ज्यादा मजबूत होगी, इनकी नेवी एयरफोर्स चाइना और ज्यादा आपका राइज करता चला जाएगा, वैसे वैसे ना सिर्फ इस इलाके में बाकी मगर साथ ही साथ आपका अफ्रीका का इलाका हो गया, अटलांटिक का इलाका हो गया, हर जगह चाइना का दबदबा बढ़ेगा। अब जैसे ही ये बात लोगों को समझ में आने लगी तो किसी एक के पेट में दर्द होना था, और वो पेट में दर्द जिनके हुआ है वो है अपने अंकल सैम या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बट इनको पता है कि अकेले अपन यहां से घूम के यहां पर जाकर चाइना के साथ में पंगे नहीं ले सकते, क्योंकि ये चाइना का बैकयार्ड है, अपने साथ में दिक्कत हो जाएगी। तो अकेले नहीं लड़ सकते, तो फिर क्या किया जाए, कुछ लोगों को साथ में लिया जाए। और किन लोगों को साथ में लिया जाए, तो उन लोगों को साथ में लिया जाए जिनको चाइना के राइज करने के साथ में उतना ही दर्द हो रहा है जितना अमेरिका को हो रहा है, या यूं बोल सकते हैं कि चाइना का राइज जिनके लिए खतरा पैदा करता है उन सबको साथ में लिया जाए। अब इसमें ऑब्वियस ही बात है इंडिया शामिल होगा ही होगा, एंड साथ ही साथ जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इस तरीके से इन चार देशों ने मिलकर, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट, इन चारों ने मिलकर एक ग्रुपिंग बनाई है जिसको बोला जाता है क्वाड ग्रुप। बातें बहुत सारी हैं कि इसके लिए है उसके लिए है, बट पॉइंट इज फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन
दूसरे शब्दों में चाइना यहाँ पे किसी तरह अपनी हेजीमनी स्थापित ना कर पाए, इसको ध्यान में रखते हुए क्वाड ग्रुप काम करता है। तो ये तो हो गई क्वाड ग्रुप की आपको जनरल इंट्रोडक्शन। जिनको नहीं पता है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप क्या होता है या क्वाड ग्रुप क्या होता है, उसके लिए ये हो गया उसका मोटा मोटा लबोलुबाव। अब समाचार ये है कि जो क्वाड ग्रुप है, इनकी लीडर्स की मीटिंग हुई थी, इनकी 6 समिट लेवल की मीटिंग हुई थी। समिट का मतलब होता है टॉप, या फिर यूं बोलूं कि इन चारों देशों के जो सबसे टॉप के आपके राजनेता हैं, यानी कि भारत के केस में प्रधानमंत्री हो गए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के केस में उनके प्रेसिडेंट हो गए, इसी तरह जापान के पीएम और ऑस्ट्रेलिया के पीएम, इनके जो टॉप के लीडर्स हैं, इनकी छठवीं वार्ता हुई है, छठवीं समिट लेवल की मीटिंग हुई है यूनाइटेड स्टेट्स में। कायदे से ये मीटिंग फरवरी मार्च के महीने में भारत में होनी थी, मगर क्योंकि उस वक्त अपने देश में इलेक्शंस चल रहे थे, इसलिए इसको टाल दिया गया था। और अब ये क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का सेशन चल रहा है एंड इन चारों देशों के जो लीडर्स हैं वहां पे मौजूद हैं, तो इन्होंने सोचा कि लगे हाथों अपनी जो क्वाड ग्रुप की मीटिंग है उसको भी कर लिया जाए। तो समाचार यही है कि छठवीं क्वाड ग्रुप की 6 जो है समिट लेवल की मीटिंग, समिट का मतलब क्या है, टॉप की जो सबसे टॉप मोस्ट आपकी लीडरशिप है चारों देशों की, उनकी मीटिंग करवाई गई। अब इस मीटिंग के बारे में हम लोगों को करंट अफेयर्स में इसलिए पढ़ना जरूरी हो जाता है क्योंकि इस मीटिंग में कई सारे नए इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया है कि हम ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। इस तरीके से कई सारे आपके नए इनिशिएटिव्स को अनाउंस किया गया है। अब ये जो नए नए इनिशिएटिव्स इस छठवीं मीटिंग के बाद में अनाउंस हुए हैं, उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। बैकग्राउंड बताना आपके लिए जरूरी था, इसलिए मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है कि क्वाड ग्रुप को हम क्यों पढ़ने वाले हैं, या क्वाड ग्रुप से रिलेटेड हम लोग खबर क्यों पढ़ने वाले हैं। और वो बच्चे जिनको बिल्कुल पता ही नहीं है कि क्वाड ग्रुप क्या है, उसके लिए मैंने समझा भी दिया कि क्वाड ग्रुप क्या होता है। तो अब ये जो घोषणाएं हुई हैं, इसमें से इंपॉर्टेंट जो अपने लिए काम की है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक करके हम लोग उसको देखते हैं। सबसे पहली जो डिक्लेरेशन है हमारे काम की, वो है कॉड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ये एक इनिशिएटिव है, इसकी घोषणा इस छठवीं समिट के बाद में की गई है। इसमें यह बोला गया है कि जो चारों देश हैं वो एक ये नया इनिशिएटिव लॉन्च करने वाले हैं जिसका नाम है कॉड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। इसकी मदद से इंडो पैसिफिक में कैंसर के ट्रीटमेंट, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब में ये लोग अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। इंडो पैसिफिक का इलाका मैंने आपको दिखाई दिया कहां पर है, तो इंडो पैसिफिक का जितना भी रीजन है, इस पूरे क्षेत्र में कैंसर, और कैंसर में भी खास तौर पे सर्वाइकल कैंसर के ऊपर बात की गई है। सर्वाइकल कैंसर का मतलब क्या होता है, महिलाओं का जो गर्भाशय का कैंसर है उसकी बात हो रही है। सर्वाइकल, एक तो इन्होंने ये बोला है कि हम लोग कैंसर के लिए काम करेंगे और उसमें भी खास तौर पे सर्वाइकल कैंसर के ऊपर एम्फेसिस किया गया है। क्यों किया गया वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इनका कहना यह है कि जो कॉड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव हमने लॉन्च किया है, इसमें इंडो पैसिफिक के रीजन में कैंसर से के इलाज से लेकर उसके रिसर्च, उससे रिलेटेड दवाइयां, उससे रिलेटेड जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए इस इनिशिएटिव की मदद से पैसा दिया जाएगा, पहली बात। साथ ही साथ कैंसर के इलाज या फिर इससे रिलेटेड जो भी रिसर्च है, इसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाए, और ज्यादा बढ़ाया जाए। अलग अलग देशों के टॉप लेवल के रिसर्चर्स के बीच में कोलैबोरेशन हो, इसको भी ये लोग प्रमोट करेंगे। साथ ही साथ अब हर एक देश में अपना अपना जो कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, उसमें वो लोग क्या क्या बदलाव करते हैं, अलग अलग दवाइयों के क्या क्या प्रभाव निकल कर आ रहे हैं, सबसे लास्ट स्टेज पर अगर कोई बंदा है या फिर कुछ लोग हैं उनको ट्रीट किया, उसका क्या डाटा सेट बनकर तैयार हुआ, उसमें कितनी सक्सेस रेट है, इनिशियल स्टेजेस में कैंसर आप कितना अर्ली डिटेक्ट कर पा रहे हो, और उसमें से फिर कितने लोगों को कैंसर का आप इलाज कर दे रहे हो, कितने लोग फिर उसमें से ऐसे निकल कर आते हैं जिनको फिर कैंसर रिपीट नहीं हो रहा। कई कई लोग ऐसे आते हैं जिनको कुछ सालों के बाद में फिर कैंसर हो जाता है, तो उनकी फिर कीमोथेरेपी करना पड़ती है। अब ये सारा जो इलाज किया जाता है रिसर्च के लिए, इसके डाटा को रखना भी बहुत जरूरी है। तो ये सारा का सारा डाटा इस तरह से इंश्योर किया जाए कि एक ऐसा डाटा सिस्टम बनाया जाए जिसमें इस तरीके के डाटा को, अगर कोई भी कैंसर रिसर्च कर रहा है तो उसको वो एसेसिबल हो। इस तरीके का डाटा सिस्टम बनाने की भी व्यवस्था इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव की मदद से की जाएगी। एंड लास्टली, लोगों में जितना हो सके कैंसर के प्रिवेंशन के लिए, कि अगर हो गया है तो फिर उसके डिटेक्शन और उसके ट्रीटमेंट और उसके बाद में जो आफ्टर केयर होता है, उसके लिए भी जो मदद की जा सकती है, इस कॉड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव के अंडर में की जाएगी। तो सिंपल शब्दों में बात की जाए तो कॉड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव क्या है, 4 देश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये अपनी तरफ से कुछ कुछ पैसा देंगे ताकि पूरे इंडो पैसिफिक में कैंसर के ट्रीटमेंट और उससे रिलेटेड जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं उनमें और ज्यादा सुधार किया जा सके एंड इसके रिसर्च वगैरह को बढ़ाया जा सके। इसमें भी किस एक पर्टिकुलर कैंसर के ऊपर ज्यादा फोकस है, वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के ऊपर फोकस करने के पीछे की वजह यह है कि सर्वाइकल कैंसर क्यूरेबल है,
भारत और भारत समेत साउथ एशिया में सर्वाइकल कैंसर काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंट है, क्योंकि एक तो इसका इलाज हो सकता है टाइम से अगर ये डिटेक्ट हो जाए तो, और इलाज करवाने के बाद में आदमी महिलाएं जो है एक बार में फिर अच्छे से ठीक भी हो सकती हैं, कोई दिक्कत भी नहीं होगी उसके बाद में। मगर एक तो क्योंकि पूरे के पूरे इंडो पैसिफिक के रीजन की या फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए, यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट का बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, दो चार अगर स्पेसिफिक इलाकों को छोड़ दिया जाए तो। एक तो सर्वाइकल कैंसर है या नहीं वो डिटेक्ट नहीं हो पाता, जब तक डिटेक्ट होता है तब तक काफी टाइम हो जाता है, और उसके बाद में फिर कैंसर का जो इलाज है या ट्रीटमेंट है वो बहुत महंगा पड़ता है, तो कई लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। इसके चलते काफी बड़े लेवल पर महिलाओं की आज भी जान इस पर्टिकुलर कैंसर के चलते चली जा रही है, जबकि इसका पूरा पूरा इलाज संभव है, इसलिए सर्वाइकल कैंसर के ऊपर खासतौर पर एम्फेसिस किया गया। अब इसमें होगा ये कि चारों जो देश हैं वो कंट्रीब्यूशन करेंगे, एंड खास तौर पे सर्वाइकल कैंसर वगैरह को से कॉम्बैट करने में जितना हो सकेगा उतनी अपने तरफ से कोशिश करी जाएगी कि जितना हो सके अपनी तरफ से उतना इसमें इंप्रूवमेंट करवाया जाए और जितनी महिलाओं की हो सके जान बचाई जाए। अब भारत ने इसमें कमिट किया है अपनी तरफ से $10 मिलियन, यानी कि हमने ये बोला है कि हम इसमें $10 मिलियन जो हैं इसमें लगाएंगे, और खास तौर पे जो शुरुआती स्टेज होती है जिसमें ये स्क्रीनिंग की जाती है कि सामने वाले को ये बीमारी है भी या नहीं है, वहां पर उसके उसके इंप्रूवमेंट के लिए कि स्क्रीनिंग की फैसिलिटीज अच्छे से अच्छी हो सके, इसमें हम लोग ये पैसा लगाने के ऊपर जो है हम लोग देने को तैयार हुए हैं। वजह यह है कि अगर अर्ली स्टेजेस में आपके पास में कैंसर है या नहीं पकड़ लेने की फैसिलिटीज है तो आप जल्दी से जल्दी इलाज कर सकते हो। अगर आपकी जो फैसिलिटीज हैं जिससे आप या जो टेस्टिंग है जिसकी मदद से आप देख रहे हो कि कैंसर है या नहीं सामने वाले को, अगर वही फॉल्टी है, उसमें एक्यूरेसी बहुत ज्यादा नहीं है, तो फिर दिक्कत की बात है। पता चला 100 लोगों को कैंसर है, आप सिर्फ 30 या 40 लोगों को पकड़ पाए। अब 60 लोगों को कैंसर है या था मगर आपका टेस्टिंग सिस्टम पकड़ नहीं पाया, बाद में फिर वो बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि जब पकड़ में आया तब तक या तो इलाज बहुत लाइलाज मुश्किल हो गया या फिर वो ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था उनको बचाना। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनिंग के फेज में ही जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जिनको कैंसर है वो पकड़ लिया जाए, चेक कर लिया जाए। उसके पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भारत ने $10 मिलियन कमिट किए हैं। साथ ही साथ हमने ये बोला है कि भारत की जो दो सबसे प्रोमिनेंट या लीडिंग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जो इस सर्वाइकल कैंसर की दवाएं बनाती हैं, एक है आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा है गैवी। ये दोनों जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं इस पूरे मून शॉट इनिशिएटिव को 40 मिलियन वैक्सीन यानी कि 40-40 80 मिलियन वैक्सीन कुल मिलाकर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। जब जहां पर भी देना होगा ये सारी की सारी वैक्सीन वगैरह सर्वाइकल कैंसर के लिए भारत के द्वारा दी जाएगी। तो ये दो पर्टिकुलर अनाउंसमेंट जो है भारत वालों की तरफ से किए गए। तो ये हो गया अपना क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। ये अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है कि क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव रिसेंटली जो अनाउंस हुआ है ये किस कैंसर के ऊपर एम्फेसिस कर रहा है। एक तो अपने को ध्यान रखना पड़ेगा सर्वाइकल कैंसर के ऊपर, और दूसरा इसमें भारत ने क्या कमिट किया है। तो भारत ने इसमें कमिट ये किया है कि भाई एक तो स्क्रीनिंग के ऊपर हम लोग $10 मिलियन लगाएंगे, दूसरा हमारी दो कंपनियां, एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और दूसरा गैवी, 40 मिलियन के करीब वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगी। तो ये दो तीन बातें अपने को याद रखनी है कि कौन सी कंपनी इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में वैक्सीन प्रोवाइड करवा रही है, कितनी वैक्सीन प्रोवाइड करवा रही है, भारत ने कितना पैसा जो है इसमें कमिट किया, और स्पेसिफिकली किस कैंसर को ध्यान में रखते हुए ये क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। एंड एक और बात कि कौन सी नंबर ऑफ समिट में किया गया, इसके साथ में भी खिलवाड़ किया जा सकता है। छठवीं की जगह पांचवी बोल दें या छठवीं की जगह सातवीं बोल दें। तो याद रखना है 6 समिट जो अभी रिसेंटली वॉशिंगटन डीसी में या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कंडक्ट हुई है, वहां पर ये बात हुई है। और ये समिट पहले कहां होनी थी, एक ये भी सवाल बन सकता है। तो जवाब है ये समिट पहले इंडिया में होनी थी मगर फरवरी के महीने में, मगर क्योंकि इलेक्शंस थे तो टल गई, और अभी क्योंकि अमेरिका में यूनाइटेड नेशंस का सेशन था और वहां पे सारे के सारे लीडर मौजूद थे तो इसलिए इसको वहां पर हम लोगों ने कंडक्ट करवा लिया। चले, तो ये हो गया पहला इनिशिएटिव। सेकंड वाला देखते हैं, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन इन 2025। ये दूसरा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। इसका पूरा का पूरा नाम ही यही है कि क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन इन 2025। इसका ऑब्जेक्टिव है टू इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी एंड मैरीटाइम सेफ्टी। तो ये जो क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन है 2025 में इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो चारों क्वाड देश हैं इनकी नेवीज या इनके कोस्ट गार्ड्स की जो शिप्स हैं वो साथ में कई सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगी ताकि एक तो इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जा सके। देखिए होता क्या है, हर एक जो आपकी नेवी है उसकी अपने स्पेसिफिक जहाज हैं, उनकी अपनी स्पेसिफिक सोफिस्टिकेशंस होते हैं, अपना ऑपरेट करने का एक तरीका होता है। इसको ऐसे समझिए कि एक आदमी जो मर्सिडीज ड्राइव कर रहा है और एक आदमी जो मारुति
800 ड्राइव कर रहा है। कहने के लिए दोनों गाड़ी चला रहे हैं, मगर मारुति 800 एक अलग तरीके का मैकेनिज्म है, मर्सिडीज जो है वो एकदम अलग तरीके का मैकेनिज्म है। उसमें उतना ज्यादा, मारुति 800 एक सिंपल मैकेनिज्म है, उतना उसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। यहाँ पे सोफिस्टिकेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मर्सिडीज में, तो जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। इसी तरीके से तो एक का ड्राइवर अगर आप सोचो कि दूसरी गाड़ी को भी उतना कंफर्टेबली चला ले, तो वो पॉसिबल नहीं है, वक्त लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगी, उसके बाद में दोनों इंटरचेंज कर सकते हो, इंटरऑपरेबिलिटी आ सकती है। मर्सिडीज वाला फिर मारुति 800 भी चला सकता है, मारुति 800 वाला फिर मर्सिडीज भी चला सकता है। तो उसी तरीके की इंटरऑपरेबिलिटी जो है आपकी, जो इंडो पैसिफिक में जो भी आपकी अलग अलग नेवीज हैं, चारों देशों की जो ऑपरेट कर रही हैं, इनके बीच में इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाए, यानी कि एक नेवी का आदमी अगर दूसरी नेवी के जहाज पर है तो भी वो उतना एफर्टलेसली काम कर सके जितना अब वो अपने जहाज पर काम कर रहा था, इस बात को बढ़ाने के लिए, एंड ताकि ये लोग सब लोग मिलकर जो है इंडो पैसिफिक में चाइना की दादागिरी को रोक सकें, मैरीटाइम सेफ्टी को इंश्योर कर सकें। ये चीज करने के लिए ये क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया गया। साथ ही साथ इसमें फ्यूचर कोस्ट गार्ड मिशन जो है 2025 में उनको भी प्लान किया गया है। कोस्ट गार्ड मिशन का मतलब क्या, जब आपकी नेवी के स्पेसिफिक जहाज आपकी जो समुद्री सीमाएं हैं, जब उनका पूरा निगरानी रखते हैं, जैसे बॉर्डर्स की बात की जाए तो बॉर्डर पर जब तक लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है तब तक आर्मी की जगह बीएसएफ या आपकी जो दूसरी पैरामिलिट्रीज हैं उनको डिप्लॉय किया जाता है। उनका काम ये रहता है कि आप बॉर्डर पेट्रोलिंग करते रहो, कहीं कोई छोटी मोटी घटना हो तो आप उसको टैकल कर लो, मगर अगर वॉर की नौबत आ जाती है तब फिर पैरामिलिट्री को पीछे हटाया जाता है और उसकी जगह पे फिर आर्मी को आगे किया जाता है। इसी तरह जब शांति काल चल रहा है और पूरी आपकी समुद्री सीमाओं का जो पेट्रोलिंग का काम है वो कोस्ट गार्ड करता है, लड़ाई झगड़े की नौबत आ गई तो फिर कोस्ट गार्ड को पीछे किया जाता है और नेवी को फिर आगे भेजा जाता है। तो वही बात यहाँ पर है कि इंडो पैसिफिक में जो भी कोस्ट गार्ड का काम करवाना है, जो आपकी समुद्री सीमाओं की रक्षा करवानी है, क्योंकि चाइना से जब लड़ाई होगी तब होगी, हाल फिलहाल तो भी शांति काल चल ही रहा है, तो इस कोस्ट गार्ड में भी ये चारों देशों के कोस्ट गार्ड्स आपस में बहुत अच्छे से इंटरऑपरेबिलिटी उनके बीच में अच्छी आ सके और बेहतर तरह से काम कर सकें। तो उसके लिए ये भी एक मिशन जो है 2025 में प्लान किया गया। अब ये मिशन पहले करवाया जाएगा, इसकी सक्सेस है उसके बेसिस पे फिर ये वाला मिशन जो है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। Also, a logistic network pilot project will be launched that will involve Quad countries sharing airlift capacity to support disaster response। अब क्योंकि इंडो पैसिफिक में क्वाड को काम करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पे, चाइना को कंटेन करना वो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, मगर इंडो पैसिफिक में आपको काम करना है। कल को पता चला कि कोई डिजास्टर आ गया, कोई डिजास्टर अगर हो गया इंडो पैसिफिक में, तो इन दैट कंडीशन ये नेवीज वगैरह एक दूसरे के साथ में उस डिजास्टर को भी जो है डील करने की कोशिश करेंगे। कई बार इस तरीके के डिजास्टर्स को टैकल करने के लिए आपको एक से दूसरी जगह हैवी मशीनरीज लेकर जानी है, या फिर कई बार आपको रसद का सामान पहुंचाना है। यहां पर भी आपका कोऑर्डिनेशन बेहतर तरह से रहे और आप अच्छे से इस तरीके के डिजास्टर्स वगैरह को भी डील कर सको, इसके लिए ये एक लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट भी चलाया जाएगा। इस लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव यह है कि जितना हो सके उतना ज्यादा क्वाड कंट्रीज के बीच में ये डिजास्टर रिस्पांस को जो डील करना है या टैकल करना है उसके लिए भी अच्छा प्रैक्टिस करवाई जाए, अच्छा अभ्यास करवाया जाए, ताकि कल को अगर पता चला जापान में बहुत तगड़ा भूकंप आ गया जैसे 2011 में आया था, आधा जापान तबाह हो गया था, अब ऐसे में अपने किसी मित्र की मदद करनी है तो जल्दी से जल्दी रैपिड रिस्पॉन्स करवाया जा सके। वहां पे फिर जो बचे हुए 3 देश हैं क्वाड के, उनकी नेवीज में फिर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए बड़ी मात्रा में अगर आपको रसद का सामान लेकर जाना है, अगर डिजास्टर रिस्पांस वगैरह कहीं देना है, कोई दिक्कत ना है, इस बात को इंश्योर करने के लिए ये लॉजिस्टिक नेटवर्क पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च करवाया जा रहा है। तो ये भी अपने को याद रखना है, क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन जो लॉन्च हुआ है वो कब के लिए किया गया है, 2025 में। इसके तहत में क्या करवाया जाएगा, इसके तहत में इंटरऑपरेबिलिटी और मैरीटाइम सेफ्टी को बढ़ाने के लिए चारों जो देश हैं उनकी नेवीज के बीच में कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बढ़ाने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो ये भी एक पर्टिकुलर समाचार, ये भी एक पर्टिकुलर डिक्लेरेशन है क्वाड समिट का, 6th क्वाड समिट का, जो अपने को याद रखना है। चले तीसरा, और ये शायद सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है मैत्री वर्कशॉप। इसको भी अनाउंस किया गया है। मैत्री वर्कशॉप का फुल फॉर्म है मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक to train Quad partners to monitor and secure their waters, enforce laws and deter unlawful behavior। तो ये जो क्वाड के छठे समिट में मैत्री वर्कशॉप अनाउंस की गई है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि
इसका पहले तो फुल फॉर्म क्या है, मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन इंडो पैसिफिक। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो चारों क्वाड पार्टनर्स हैं इन सबको ट्रेन किया जाए ताकि वो अपने जितने भी वाटर्स हैं, वाटर्स मतलब उनका जितना भी समुद्री सीमाएं हैं, उनको एक तो वो ढंग से मॉनिटर कर सकें और उनकी अच्छे से सुरक्षा की जा सके, और अगर किसी तरीके का कोई अनलॉफुल बिहेवियर कोई करता है, अगर किसी तरीके का कोई चैलेंज आता है, उसको टैकल किया जा सके। बहुत सिंपल शब्दों में अगर बोला जाए तो चाइना की दादागिरी को रोकने के लिए और ज्यादा इफेक्टिव ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी हो ये रहा है कि चाइना साउथ चाइना सी में बहुत लफड़े कर रहा है, फिलीपींस के साथ में उनकी झड़पें चल रही हैं, वियतनाम के साथ में कुछ लड़ाई झगड़े हो गए, जापान की जो टेरिटोरियल वाटर्स हैं उनका एंट्री उनका वायलेशन वो लोग कर रहे हैं। तो चाइना जैसे जैसे मजबूत होता चला जा रहा है, वो चारों तरफ अपने जो छोटे छोटे देश हैं जिनकी उतनी मजबूत या उतनी बड़ी नेवी नहीं है, उनको जो है डरा रहा है या धमका रहा है, हर कभी ताइवान के ऊपर धमकियां देता रहता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को समझ में आ रहा है कि यार ऐसे काम नहीं बन पाएगा, अपने को अपने तरीके या मैकेनिज्म बदलना पड़ेंगे, ताकि अगर कल को चाइना से फिर झड़प हो जाती है तो अपन जल्दी से जल्दी इतना तगड़ा रिस्पॉन्स दे सकें कि चाइना का नुकसान इतना ज्यादा हो कि वो उससे रिकवर ना कर पाए, या फिर जब तक वो रिकवर करे तब तक अपन लोग फिर अपनी जो है फर्दर तैयारियां कर सकें। उसके लिए ये मैत्री वर्कशॉप अनाउंस की गई है। अब खुलकर तो इतना कोई बोलेगा नहीं कि चाइना को रोकना है, ये करना है, तो ये फैंसी फैंसी बातें की जा रही हैं कि टू मॉनिटर एंड सिक्योर देयर वाटर्स, इनफोर्स लॉज एंड डिटर अनलॉफुल बिहेवियर। ऑब्जेक्टिव यही है, चाइना को कंटेन करना है, बात खत्म हो गई। तो ये अपने को याद रखना है। मैत्री इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? क्वाड ग्रुप ने लॉन्च किया है। कब लॉन्च किया है? अमेरिका में अपने 6 समिट के बाद में लॉन्च किया है। ऑब्जेक्टिव क्या है? चारों देश जो है मैत्री इनिशिएटिव के तहत में आपस में ट्रेन करेंगे ताकि अपने टेरिटोरियल वाटर्स की अच्छे से निगरानी की जा सके, सुरक्षा की जा सके, और अगर किसी ने किसी तरीके का अनलॉफुल बिहेवियर किया, कोई अगर चैलेंज आया तो उसको प्रॉपरली टैकल किया जा सके। दूसरे शब्दों में, चाइना की दादागिरी अगर की जाती है तो फिर चाइना के खिलाफ खड़ा हुआ जा सके। अब ये जो पहला मैत्री इनिशिएटिव वर्कशॉप है ये 2025 में होगा और इसकी मेजबानी भारत को दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इस आखिरी लाइन के चलते ही चांसेस बनते हैं कि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, हाई चांसेस हैं। ये रिसेंटली जो मैत्री इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है वो कहां पे होगा, तो अपने को ध्यान रखना है 2025 में ये मैत्री इनिशिएटिव का पहला मैत्री इनिशिएटिव का जो वर्कशॉप है ये भारत में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। और किस ग्रुपिंग के तहत में हो रहा है? क्वाड ग्रुपिंग के तहत में हो रहा है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमको बात करनी है 45th चेस ओलंपियाड के बारे में, जिसमें भारत के लड़कों ने एज वेल एज भारत की लड़कियों ने बड़े जबरदस्त झंडे गाड़े हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। इंडिया क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग गोल्ड मेडल्स इन बोथ ओपन एंड वुमेन्स कैटेगरी एट बुडापेस्ट. 2 years before we won bronze in both categories when Olympiad was held in Mamallapuram. मतलब ये कि बुडापेस्ट में ये जो 45th चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज करवाया गया था, वहां पर भारत ने 2 कैटेगरीज में, एक तो ओपन कैटेगरी और दूसरा वुमेन कैटेगरी, 2 ही कैटेगरी में ऑर्गेनाइज हुआ था। दोनों कैटेगरीज में गोल्ड मेडल जीते हैं। ओपन कैटेगरीज में हमारे लड़कों ने कॉम्पीट किया था और वुमेन कैटेगरी में ऑब्वियस सी बात हमारी लड़कियों ने कॉम्पीट किया था। तो दोनों में हम लोगों ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया टॉप पर स्टैंड करता है। ये चेस ओलंपियाड बेसिकली आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, उसी तरीके से ये चेस ओलंपियाड भी चेस के सबसे आपके टॉप के जो आप कह सकते हैं कि इवेंट्स होते हैं उसमें से एक है। अब ये अभी तक का हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है ओपन कैटेगरी में या फिर मेंस कैटेगरी में, और वुमेन्स या फीमेल दोनों कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीतना, जिसमें लगभग 150 से ज्यादा देशों ने कंपीट किया था। ये अपने आप में एक तो बहुत गर्व की बात है, प्लस साथ ही साथ ये इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। इसके पहले जो हमारा अब तक का बेस्ट था वो ये था कि ओपन कैटेगरी एंड वुमेन कैटेगरी दोनों में हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 2 साल पहले की बात है, अपने ही देश में ममल्लापुरम में ये इंटरनेशनल चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज हुआ था। तब हमारी ओपन एज वेल एज जो वुमेन टीम है दोनों ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता था। वो तब तक का हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस था, मगर अब ये बुडापेस्ट में जो हमने गोल्ड मेडल जीता है ये अब तक का हमारा बेस्ट परफॉर्मेंस है। अब यहां पर ओपन कैटेगरी में हम लोगों ने जिस देश की टीम को हराया है उसका नाम है स्लोवेनिया। स्लोवेनिया की टीम को हमने हराया एंड इसमें हमारे 4 लड़कों ने कंपीट किया था। एक थे डी गुकेश, दूसरे आर प्रगनंदा, तीसरा अर्जुन एरिगासी एंड चौथा विदित गुजराती। याद रखिएगा किस टीम को हराया था? स्लोवेनिया की टीम को हराया था। और अपने मेल टीम मेंबर्स के या फिर ओपन कैटेगरी में जो हमारे मेल मेंबर्स ने कंपीट किया था उनका नाम क्या है? ये इनके नाम है, इनको ध्यान रखना है।
वुमेन कैटेगरी में हम लोगों ने अजरबैजान को हराया है, एंड इसमें हमारी जो जिन लड़कियों ने कंपीट किया था, डी हारिका, दिव्या देशमुख एंड बंतिका अग्रवाल। ये नाम याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आने की संभावना काफी ज्यादा है। चले देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला तो यही बन सकता है कि कौन से चेस ओलंपियाड में हमने ये गोल्ड मेडल जीता है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए 45 का 46 किया जा सकता है, 46 का 44 किया जा सकता है, तो याद रखना है 45th 45वें चेस ओलंपियाड में हमने ये आपकी ख्याति अर्जित करी है कि महिलाओं वाली कैटेगरी एज वेल एज ओपन कैटेगरी दोनों में हमको गोल्ड मेडल मिला है, पहला। दूसरा ये कि इसके पहले हमारा अब तक का बेस्ट परफॉर्मेंस कहां पर था, तो वो भारत में ममल्लापुरम में 2 साल पहले हम लोगों ने ब्रॉन्ज जीते थे, वो था। तीसरा ये 45 चेस ओलंपियाड कहां पे ऑर्गेनाइज करवाया गया था, तो हमको याद रखना है बुडापेस्ट में ऑर्गेनाइज करवाया गया था। अगला, ओपन कैटेगरी में हम लोगों ने किसको हरा के गोल्ड मेडल जीता है, तो ये याद रखना है स्लोवेनिया को हरा के जीता है। एंड आपकी मेल टीम मेंबर्स के नाम डी ग्युकेश, आर प्रगनंदा, अर्जुन इरिगासी एंड विदित गुजराती, इनके नाम याद रखना है। फीमेल टीम ने किसको हराया है, फीमेल टीम ने अजरबैजान को हराया है। इसमें कौन कौन है, डी हरिका, दिव्या देशमुख एंड वंतिका अग्रवाल, इनके नाम याद रखने हैं। एंड क्योंकि मैं ये वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूं, इसलिए मुझे इसके आगे का भी पता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इन दोनों टीम्स के साथ में मुलाकात करी है, इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। एंड साथ ही साथ जो इंडियन चेस फेडरेशन है, उन्होंने 3.2 करोड़ का 3 करोड़ 20 लाख का प्राइज मनी जो है वो भी इनके लिए अनाउंस किया है। इनको ये सारी टीम मेंबर्स में इसको बांटा जाएगा। तो ये भी कुछ एडिशनल खबरें हैं जो अपने को ध्यान रखनी है। अब प्राइम मिनिस्टर आपके देश का मिल रहा है और इतना ज्यादा प्राइज मनी अगर बांटा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है बहुत बड़ा आप कह सकते हैं अचीवमेंट है भारत के लिए। एंड हाई चांसेस हैं कि रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, पीएससी हो गया, इस तरीके के एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जा सकते हैं, बन सकते हैं। तो इसको अपने को ध्यान रखना है। चले आगे बढ़ते हैं। चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला समाचार है श्रीलंकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के रिस्पेक्ट में। श्रीलंका में राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे, उसके बारे में हमने बातचीत करनी है। क्योंकि श्रीलंका के देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम चलता है, तो वहां पर जो सबसे पावरफुल पोस्ट है वो प्रेसिडेंट की होती है। अपने देश में जो प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो सेरिमोनियल है, उसके पास में एक्चुअल में रियल पावर नहीं है। अपने देश में जो सबसे पावरफुल पोस्ट है वो प्राइम मिनिस्टर की होती है, क्योंकि अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी चलता है। श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो वहां पर प्रेसिडेंट काफी सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट है, इसलिए इसका इलेक्शन डिस्कस करना जरूरी है। बिसाइड दिस, क्योंकि वो भारत के सबसे नियरेस्ट पड़ोसियों में से एक है, एंड श्रीलंका में अगर कुछ होगा तो उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ना है, पूरे इंडियन ओशियन में इसका इंपैक्ट पड़ना है, इसलिए ये न्यूज हमारे लिए काम की बन जाती है। तो समाचार यह है कि श्रीलंका में 2022 में जो सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, जिसके बाद जनता घुस गई थी एकदम राष्ट्रपति के घर में, और राजपक्षे परिवार जो उस वक्त तक श्रीलंका में रूल कर रहा था, उनको भागना पड़ा था। उसके बाद में फिर श्रीलंका बैंकरप्ट घोषित हो गया और बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी उन्होंने, और इंडिया ने फिर काफी मदद करी, चीजें ठीक ठाक करा करू के अब अल्टीमेटली फिर से इलेक्शंस करवाए गए थे। इन इलेक्शंस में लेफ्ट पार्टीज के लीडर हैं जिनका नाम है अनुराग कुमारा दिशानायके, इनको श्रीलंका का राष्ट्रपति चुन लिया गया है। 2022 के बाद में इकोनॉमिक क्राइसिस जो आया था, उसके बाद में पहला इलेक्शन है, डेमोक्रेटिक तरीके से अब इनके हाथ में पावर आई है, और अब इनके ऊपर जिम्मेदारी है कि अपने देश को आगे लेकर चलें। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने लिखा हुआ है लेफ्ट लीडर अनुराग कुमारा दिशानायके। लेफ्ट लीडर का मतलब क्या है, कम्युनिस्ट या कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित। अब क्योंकि ये कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित हैं और चाइना एक कम्युनिस्ट नेशन है, तो अब ये इलेक्शन जीतने के चलते फिर से अंदेशा बढ़ गया है कि हो सकता है श्रीलंका शायद चाइना की तरफ फिर ज्यादा खिंचाव रखे इनके टाइम पीरियड में। अब वो देखने वाली बात होगी, और अगर चाइना की तरफ ज्यादा उन्होंने अपना झुकाव रखा इनके टाइम पीरियड में, तो इसके चलते फिर हमारे लिए ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ वरीज बढ़ जाती हैं। क्योंकि चाइना को अगर श्रीलंका का सपोर्ट मिलेगा, तो चाइना एकदम हमारे पेट के नीचे आके बैठ जाएगा इंडियन ओशियन में, जहां पर हम चाइना की उपस्थिति से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं महसूस करेंगे। एग्जैक्टली वही परिस्थितियां यहाँ पे बन जाएंगी। तो कम्युनिस्ट लीडर हैं, लेफ्ट लीनिंग है, चाइना की तरफ झुकाव ऑब्वियस सी बात है बढ़ने की संभावना है। इसके चलते हमारे लिए देखते हैं अब आगे किस तरह से काम करते हैं, अगर कुछ समस्या आएंगी तो उनको भी डील किया जाएगा। बट इस एक पर्टिकुलर घटना के चलते भी ये काफी ज्यादा जो है ये न्यूज हमारे काम की बन जाती है। तो समाचार मगर अपने काम का इतना ही है। ये मैक्स टू मैक्स पूछा जाएगा कि रिसेंटली अभी जो श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है उसमें कौन व्यक्ति जीता है, तो अपने को नाम याद रखना है अनुराग कुमारा दिशानायके। रेलवे में ग्रुप डी के जो एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम है, एनटीपीसी के जो पेपर है, उसमें आने की संभावना बहुत ज्यादा है। फोटोग्राफ देख लीजिएंगे, तो ये जो है लेफ्ट के लीडर है।
चलें, दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज, आगे बढ़ते हैं। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में बस इतना ही। अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम 24 सितंबर 2024 का द हिंदू और उसके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। मगर तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखें, खुश रहें, पॉजिटिव रहें और मेहनत करते रहें। थैंक यू। जय हिंद।